का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं चैप्टर 5 के। एमसीक्यूज नंबर 75 तक हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। 76 से ऑनवर्ड हम आज की क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 76 से लेके 80 तक, 76 से लेके 80 तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। 77 कह रहा है बिकॉज ऑफ ए सिटी टैक्स रिडक्शन द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ ए फर्म मस्ट पे इज रिड्यूस्ड बाय ₹500 मंथली। फिक्स कॉस्ट कम होगी फर्म की। फर्म ऑपरेट्स इन कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फर्म जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रही है। इफ द फर्म सीक्स टू इट्स maximize its profit, this cost reduction should result in fixed cost कम होने से क्या होगा? मुझे बताइए, फिक्स कास्ट के कम होने से, फिक्स कास्ट कम हो गई, क्या वेरिएबल कास्ट पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। और जो मार्जिनल हम डिसीजन जो करते हैं प्राइस और आउटपुट का, वो डिसीजन मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की बेस पे करते हैं। क्या मार्जिनल कास्ट में फिक्स कास्ट का कोई अमल दखल होता है? नहीं, क्योंकि मार्जिनल कास्ट में कर रही होती है चेंज को, और जो टोटल कास्ट में चेंज आता है वो सारा वेरिएबल कास्ट की वजह से आता है। तो इसीलिए फिक्स कास्ट के चेंज होने से फर्म के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कास्ट के चेंज होने से फर्म के क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है मार्जिनल कास्ट की बेस पे, और मार्जिनल कास्ट तो सेम रहेगी। फिक्स कास्ट चाहे जितनी मर्जी बढ़े या कम हो। ये बात समझ आई? तो इसमें अब वो कह रहा है क्या होगा? प्राइस में रिडक्शन होगी, आउटपुट में इंक्रीज, आउटपुट रिडक्शन, या नो चेंज इन आउटपुट और इन प्राइस। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि आउटपुट या प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चेंज डिटरमिन होता है मार्जिनल कॉस्ट से, और मार्जिनल कॉस्ट सेम है, चेंज सिर्फ फिक्स कॉस्ट में हो रहा है। और की क्वेश्चन 80 तक। 78 कह रहे ए फर्म ऑपरेटिंग इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फेसेस ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹10। प्राइस 10 है। इट इज प्रोड्यूसिंग 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट डेली एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1900। दिस फर्म, इसको क्या करना चाहिए? शुड इंक्रीज इट्स आउटपुट टू इंप्रूव इट्स प्रॉफिट पोजिशन, reduce its output to improve profit position, may or may not be at the output level yielding maximum profit. Information furnished is not sufficient to cover this point. यहाँ D is apparently now at its maximum profit position. देखिए, फर्म के आउटपुट के बारे में डिसीजन करने के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि फर्म को अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए। ऐसे ही है ना? वो आपको डायग्राम याद है? एवरेज कॉस्ट, फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ड्रा करते थे। तो एक एरिया ए होता था हमारा, एक एरिया बी, जिससे हम डिसाइड करते थे कि हमारी आउटपुट इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। वो डायग्राम याद है ना? यहां पे उस कंसेप्ट को वो एप्लीकेशन हमसे पूछ रहा है। मार्केट प्राइस उसने दे दी, यूनिट्स बता रहा है और टोटल कॉस्ट बता रहा है। आप इससे एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ नहीं पता आपको? वो डायग्राम याद है जो हमने कवर किए थे? डायग्राम भी नहीं याद? नहीं, कुछ नहीं याद आपको? एवरेज कॉस्ट, अगर फर्म इस लेवल पे है, यानी एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, फर्म को क्या करना चाहिए? आउटपुट बढ़ानी चाहिए। अगर इस लेवल पे है, इसका मतलब है आउटपुट इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये फैसला करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट दो चीजें चाहिए। ऐसे ही है ना? एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, डिसीजन क्या होगा? आउटपुट इंक्रीज करें।
एवरेज कास्ट कम है, मार्जिनल कास्ट ज्यादा है, डिक्रीज करें। यहां पे बताइए एवरेज कास्ट दिया उसने, एवरेज कास्ट दिया या नहीं? एवरेज कास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? उसने टोटल कास्ट दी है और आउटपुट दिए हैं, क्या टोटल कास्ट डिवाइड बाय आउटपुट एवरेज कास्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती? कैलकुलेट करके बताएं कितने हैं जी, कितनी है? 9.5। क्या उसने मार्जिनल कास्ट दी है हमें? ये क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, मार्जिनल कास्ट दी है? नहीं। तो क्या हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या हम डिसीजन कर सकते हैं कि आउटपुट इंक्रीज करने जाए डिक्रीज? तो कौन सी ऑप्शन हमारी सिलेक्ट हुई? सी, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन, भाई कौन सी इंफॉर्मेशन जो होती तो हम डिसीजन कर लेते? मार्जिनल कास्ट। है जी, बिल्कुल आ सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। पहले वो यही काम हमें मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट की फिगर देके डिसीजन करवाता था, अब उसने हमें मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट दे दी, मार्जिनल कास्ट नहीं दी। डिसीजन यही है जी। 81 से 90 तक कोई क्वेश्चन जी? 82 कह रहा था लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इज द सेम एज। जी सप्लाई कर्व किसके बराबर होता है? मार्जिनल कास्ट का। मार्जिनल कास्ट का राइजिंग अपवर्ड शेप, ठीक है जी। तो इसमें ए में भी यही कह रहा है और बी में भी यही कह रहा है, राइजिंग सेगमेंट ऑफ इट्स एवरेज कास्ट कर्व। नहीं सॉरी, एवरेज कास्ट कह रहा है, मार्जिनल कास्ट नहीं है, ठीक है सर। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगी, राइजिंग सेगमेंट ऑफ इट्स मार्जिनल कास्ट कर्व। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये तो बताया हुआ था बात, ये बताई नहीं हुई थी क्लास में वो, यहाँ पे हाँ, बल्कि वो टिप लिख के दी थी आपको, ये इसकी सप्लाई की भी और डिमांड की भी। डिमांड कर्व कौन सा होता है? डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व जी। और की क्वेश्चन 81 से 90 तक जी। 81, if a firm is maximizing profit in the short run and total revenue is rupees 1000, total cost is rupees 1500 and total fixed cost is rupees 400, फर्म अपनी मैक्सिमम प्रॉफिटेबल जो पोजीशन हो सकती है बेनिफिशियल पोजीशन पे है, टोटल रेवेन्यू 1000 है, टोटल कास्ट 1500, फिक्स्ड कास्ट 1400, वेरिएबल कास्ट कितनी होगी? 1100। वेरिएबल कास्ट जब टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए जी? शट डाउन कर देना चाहिए। तो हमने पढ़ा था ना कि जब रेवेन्यू या प्राइस से कम हो, जब टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम हो या इक्वल हो वेरिएबल कॉस्ट से, तो ये शट डाउन पॉइंट कहलाता है। शट डाउन पॉइंट में यही होता है ना, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। भाई शट डाउन पॉइंट का यही फार्मूला था ना, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज। प्राइस है 1 यूनिट का रेवेन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 1 यूनिट की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। उसने सिर्फ हमें कंसेप्ट वही है, टोटल के हिसाब से पूछ लिया, तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर तो हमारा फिर वही रहेगा। जब हम ये कहते हैं कि शट डाउन पॉइंट है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब है इसी इक्वेशन को दूसरे अंदाज में इस तरीके से लिखा जा सकता है, शट डाउन पॉइंट है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे टोटल रेवेन्यू कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, फर्म को क्या करना चाहिए? शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट से भी नीचे है फर्म। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये बात समझ आई कि नहीं? उसने एवरेज की बजाय टोटल की शक्ल में क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन बात तो वही है। 90 तक और कोई प्रॉब्लम? ठीक,
83। शट डाउन पॉइंट कौन सा? अब देखिए शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है? शट डाउन पॉइंट का फार्मूला क्या? परफेक्ट कंपटीशन भैया। ये फर्म कौन सी है? कैसे पता चला परफेक्ट? डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है। तो शट डाउन पॉइंट कहां पे होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेस है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें शट डाउन पॉइंट हमारा ए है, ए है। यानी अगर रेवेन्यू इससे नीचे आता है तो फिर हम कहेंगे कि फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए। करंट सिचुएशन में फर्म को शट डाउन नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं पूछ रहा बताओ ये डायग्राम कौन सी है, ये डायग्राम शट डाउन की नहीं है, ये डायग्राम शट डाउन की नहीं है, ये तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम है, ठीक है। ये तो सुपर नॉर्मल की डायग्राम है। लेकिन पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि इसमें से शट डाउन पॉइंट बताओ। तो शट डाउन पॉइंट तो वो है जहां पे ए पॉइंट है, एमसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमारा रेवेन्यू कर्व इससे नीचे आता है तो हम कहेंगे कि फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए, इसके ऊपर शट डाउन पॉइंट नहीं है। ये बात समझ आई कि नहीं? अहम चीज समझने वाली क्या है, उसने ये नहीं पूछा कि डायग्राम कौन सी है, डायग्राम तो प्रॉफिट वाली है। उसने पूछा इस डायग्राम में शट डाउन पॉइंट कौन सा है, कौन सा पॉइंट है जिससे नीचे अगर रेवेन्यू कर्व आया तो वो शट डाउन करना पड़ेगा, तो वो है ए ऑप्शन, यानी पॉइंट ए है, ऑप्शन डी है, पॉइंट ए है, ऑप्शन डी करेक्ट जी। और कोई क्वेश्चन? 90 तक कोई क्वेश्चन नहीं। 91 से 100 तक। 91 से 100 तक कोई क्वेश्चन? 94। When dealing with the economics of the business firm, the short run is defined as a period long enough to gather cost data but not production data, vary output but not plant capacity, vary output and plant capacity। अब देखिए शॉर्ट रन कौन सा होता है? जिसमें कुछ फैक्टर्स और प्रोडक्शन फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो कह रहा है वेरी आउटपुट बट नॉट प्लांट कैपेसिटी, के आउटपुट तो इंक्रीज हो लेकिन प्लांट कैपेसिटी इंक्रीज ना। इसमें बाकी फैक्टर्स के बारे में नहीं बता रहा। ये 94 एक्सक्लूड कर दें, 94 नहीं अटेम्प्ट करना हमने, क्योंकि इसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। उसे कंपैरिजन के लिए दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जिक्र करना चाहिए कि वो इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ पे लेकिन बी से हमें यह पता चल रहा है कि प्लांट कैपेसिटी फिक्स्ड है, प्लांट कैपेसिटी फिक्स्ड है। तो जब कोई एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो जाए तो वो शॉर्ट रन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन लेकिन उसे असूली तौर पे इसको ड्रा करते हुए दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी जिक्र करना चाहिए था, ठीक है। ये वैसे आपको समझ आ गया ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसने कुछ ना कोई एक कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रखा है। तो हमारा शॉर्ट रन की डेफिनेशन भी यही है कि अगर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं लॉन्ग रन, और अगर कुछ फिक्स कुछ एक भी फिक्स हो जाता है तो फिर वो शॉर्ट रन होगा। तो यहां पे चूंकि इसने प्लांट कैपेसिटी हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो फिक्स कर दिया है, इसलिए ये शॉर्ट रन होगा जी। और कोई क्वेश्चन? 100 तक कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा कितने स्टूडेंट 100 से ऑनवर्ड भी अटेम्प्ट करके लाए हैं? कल मैंने कहा था ना 5-6 क्वेश्चन। अब क्या करें आगे, एमसीक्यूज डिस्कस कर दें या लेक्चर? और ये कल फिर करके लाएंगे। चलिए 100 तक जो है वो फिर मार्क कर लेते हैं हम, बाकी जो है एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम कल करेंगे जी।
प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इस चैप्टर में से तो पूछ लीजिए। बंद करवा दो जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के लेक्चर की तरफ चलें, अटेंटिव होके सुनिएगा। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसे कहते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, और फिर कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इनपुट को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट को इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्रोडक्शन। इनपुट को क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और आउटपुट को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार तरह के हो सकते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज भी कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं? चार तरह के: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो आउटपुट है, इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक ही चीज है। आउटपुट को प्रोडक्शन भी कहते हैं। आउटपुट या प्रोडक्शन दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज, या तो गुड्स या सर्विसेज। इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितनी टाइप्स हैं? चार। आउटपुट या प्रोडक्शन की कितने? दो, गुड्स या सर्विस। गुड्स होती है टेंजिबल चीजें, सर्विसेज होती हैं जो टेंजिबल होती हैं। हम आज के लेक्चर में फोकस कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, या प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू प्रोडक्शन। इसको कहते हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस। आज का असल टारगेट है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसमें सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि इन टर्म्स का मतलब वो नहीं है जो इनको पहली दफा सुनने से जहन में आता है। ठीक है, यहां जो आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, इनका वो मतलब नहीं है। लैंड का मतलब कुछ और है, लेबर का मतलब कुछ और है, कैपिटल का मतलब कुछ और है, एंटरप्रेन्योर का मतलब कुछ और है। लैंड का मतलब अकाउंटिंग में आप ये पढ़ते हैं कि जो भी वो जमीन जो है, सरफेस ऑफ द लैंड, ठीक है, जमीन जो है, सतह जमीन, इसको कहते हैं लैंड। इकोनॉमिक्स में ये लैंड की डेफिनेशन सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है, कुछ और चीजें भी लैंड की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक। लेबर का मतलब अकाउंटिंग में आप ये सीखते हैं कि इससे मुराद वो मजदूर हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में लेबर की भी डेफिनेशन वाइड है। वो कहता है जी लेबर में ये चीजें सिर्फ शामिल, वो भी लेबर में शामिल है, फैक्ट्री वर्कर्स, लेकिन कहता है इसमें कोई भी ह्यूमन वर्कर शामिल है। जैसे डेफिनेशन के लिहाज से मैं भी लेबर हूं, ठीक है, तो लेबर की भी डेफिनेशन वाइड है और डिफरेंट है अकाउंटिंग से। कैपिटल की डेफिनेशन भी काउंटिंग में, खास तौर पे कैपिटल में ध्यान में रखिए, इसमें काउंटिंग में डेफिनेशन डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स में डिफरेंट है। अकाउंटिंग में कैपिटल कहा जाता है उन पैसों को जो ओनर घर से लेके आता है, कैपिटल। इकोनॉमिक्स में जो पैसे होते हैं उनके लिए कैपिटल का वर्ड यूज नहीं होता, उनके लिए वर्ड यूज होता है मनी। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर पैसों के लिए वर्ड यूज होता है मनी, तो कैपिटल का मतलब कुछ और है। इसका मतलब वो करेंसी नोट्स वगैरह नहीं है। तो फिर क्या मतलब है वो हम सीखेंगे। और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज फोर्थ हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो हम इनको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। पहले लैंड, कहता है लैंड को डिफाइन करें। लैंड क्या कहता है? लैंड है गॉड मेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, जमीन के कुदरती जराए। पूरी जमीन में
जो भी कुदरती ज़राए हैं वो लैंड की डेफिनेशन में आते हैं। गॉड मेड, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ठीक है, गॉड मेड नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें लैंड भी शामिल है जिसे काउंटिंग में आप, इसमें उस सतह जमीन के ऊपर भी जो कुदरती तौर पे चीजें हैं वो भी शामिल है, और इस सतह जमीन के नीचे जो दफन है वो चीजें भी लैंड की डेफिनेशन में शामिल है। यानी एयर जो है, ये सरफेस ऑफ द लैंड तो है ही लैंड, लेकिन कहता है इसके ऊपर जो एयर है वो भी लैंड की डेफिनेशन में शामिल है। जो जमीन के अंदर कुदरती जराए हैं, ऑयल, गैस वगैरह, और दूसरे जो रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो भी लैंड की डेफिनेशन में शामिल है। इवन ये जो समंदर हैं ये भी लैंड की डेफिनेशन में शामिल है। ये जो जंगलात हैं ये भी लैंड की डेफिनेशन में शामिल है जी। आसमान को भी समझ लीजिए, है तो हवाई उधर, तो एयर जो है वो लैंड की डेफिनेशन में शामिल है। तो लैंड का मतलब क्या हुआ? वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो चाहे जमीन के ऊपर है, चाहे हवा में, चाहे जमीन के नीचे, चाहे समंदर, वो सारे के सारे किस डेफिनेशन में आएंगे? लैंड में। क्लियर होगी लैंड की डेफिनेशन? अच्छा, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहा है हमें, कह रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ, सतह जमीन, ये तो लैंड में है ही। अच्छा, एक चीज और, अगर फर्ज कीजिए लैंड की सरफेस है, अगर गवर्नमेंट पैसे लगा के मोटरवे बना देती है उसके ऊपर, वो लैंड नहीं है भैया, वो है वो मैन मेड है। जो मैन मेड फिजिकल गुड्स हैं वो कैपिटल में आती हैं। मैन मेड फिजिकल गुड्स होंगी वो कैपिटल में आएंगे। अब फर्ज कीजिए सरफेस ऑफ द लैंड, ये तो लैंड में है, उसके ऊपर कोई फैक्ट्री बना दी, वो क्या वो लैंड में आएगी? वो लैंड में नहीं आएगी, वो क्या आएगी? कैपिटल में। जो जंगलात में दरख्त उग रहे हैं खुद बहुत, कोई इंसान नहीं उसको उगा रहा, ठीक है, वो अल्लाह ताला की तरफ से उग रहे हैं, तो वो लैंड की डेफिनेशन में आएगी। तो फर्क क्लियर हुआ लैंड में और कैपिटल में। लैंड है ऐसी चीजें गॉड मेड है, और कैपिटल ऐसी चीजें मैन मेड। कैपिटल चीजों का नाम है, पैसों का नाम नहीं है। इकोनॉमिक्स में पैसों को क्या कहते हैं? मनी कहते हैं, लैंड नहीं कहते। लैंड है मैन मेड गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती हैं। फिर कहता है सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्लियर होगा लैंड। आगे एग्जांपल है, कह रहा है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कौन से? जैसे एयर, जैसे वाटर, एयर या वाटर, ये भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल, अच्छा इसके बाद वो आगे क्लासिफिकेशन करा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक दफा कंज्यूम हो भी जाएं दोबारा प्रोड्यूस होती रहती हैं, जैसे जंगलात के दरख्त, अगर काट भी लें वो दोबारा उगाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, फसलें वगैरह जो होती है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दफा खत्म हो गई तो फिर खत्म, जैसे मिनरल रिसोर्सेज। ऑयल जो है जितना भी है जमीन के नीचे, उसकी एक क्वांटिटी है, चाहे हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक अलग बात, लेकिन है वो लिमिटेड क्वांटिटी में। इससे एग्री करते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी गैस है सोए के मकाम पे, वो एक लिमिटेड, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। क्या उसके बाद वो दोबारा क्रिएट होगी? वो नहीं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने कुछ रिसोर्सेज को रिन्यूएबल में क्लासिफाई किया, कुछ को नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है जो रिप्लेस होते रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो रिप्लेस नहीं होंगे। हमारे जितने भी मिनरल सोर्सेज है, गैस, ऑयल, मिनरल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से है? वुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, विंड पावर, टाइडल पावर। ये विंड पावर, टाइडल पावर पता क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन वह होती कहां पे है? विंड पावर हवा के जरिए से, टाइडल पावर समंदर के जरिए, ठीक है। तो ये जो है, ये तो हवा तो चलती रहेगी, हवा ने खत्म थोड़ी होना है जी। लैंड की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? लैंड का मतलब क्या है? गॉड मेड गुड्स
और जो के प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज जो के प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। एग्जांपल्स क्या है इसकी? सरफेस ऑफ द लैंड, लैंड से पहली एग्जांपल तो यही में आती है, सरफेस ऑफ द लैंड, लेकिन और भी चीजें शामिल है क्या? एनवायरमेंटल रिसोर्सेज भी, एयर वाटर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, विंड पावर, टाइडल पावर, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज। लैंड की डेफिनेशन के लिए अच्छा इसके साथ कंपैरिजन करा रहा हूं कैपिटल को, वरना बारी लेबर किया, लेकिन लैंड है मैन मेड गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज, सॉरी लैंड है गॉड मेड गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, और कैपिटल है मैन मेड गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हम, वो कैपिटल गुड है, बिल्डिंग मशीनरी कैपिटल गुड्स है, ठीक है, ये जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब देखें एक तरह से मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें ये मार्कर यूज हो रहे हैं। क्या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि ये मार्कर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं? बताइए, आप इसको लैंड में क्लासिफाई करेंगे, लेबर में, या कैपिटल में? ये कैपिटल में क्लासिफाई, मैन मेड गुड्स है, ठीक है। वो जगह जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, वो जगह जिसके ऊपर ये बिल्डिंग नहीं, वो जगह जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है वो क्या है? और ये बिल्डिंग क्या है? बिग कैपिटल है। और मैं कौन हूं? लेबर। अच्छा, तो प्रिंसिपल साहब कौन है? एंटरप्रेन्योर, जो कि सारा जिम्मेदारी लेता है सारे काम के प्रोडक्शन प्रोसेस के, ठीक है क्या जी? अच्छा, सर शहबाज भी लेबर है, ठीक, हाँ जी, वो आपको एडमिशन देते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो बिल्डिंग, मशीनरी, रोड, रेल एटसेट्रा, ये क्लियर हो गया लैंड और लेबर में फर्क। अब आते हैं हम लेबर की तरफ, लैंड और कैपिटल में क्लियर हो गया, अब लेबर की तरफ। लेबर क्या है? कह रहा है लेबर का मतलब है ह्यूमन टाइम स्पेंट ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ऊपर जो भी इंसान का टाइम लगा उसे लेबर कहा जाता है। इससे ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि वो इंसान कौन है, वो कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है कि अनपढ़ है, वो सैलरी कितने, अकाउंटिंग में आप नॉर्मली कहते हैं कि सर वेजेस में फर्क है, सैलरीज में फर्क है, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो कहते हैं कि जी हर तरह के जो आप पेमेंट करते हैं वर्कर्स को काम करने के बदले में, वो लेबर ही कहलाएगी, ह्यूमन टाइम। वो चाहे कंपनी का सीएफओ है या फैक्ट्री वो का चपड़ासी है, कोई गार्ड है, ये सारे सब का सब जो ह्यूमन इनपुट आती है प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या कहलाती है? लेबर। कहता है वर्कर फैक्ट्री वो भी लेबर है, टीचर इन कॉलेज वो भी लेबर है, कंपनी का सीईओ सीएफओ है वो भी लेबर में शामिल है। लेबर क्लियर हो गया। और एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? या एंटरप्राइज, ये उस ओनर को, पर्सन को कहते हैं जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और रिस्क लेता है। रिस्क किस चीज का? बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट का, कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। वर्कर्स ने तो, यानी इसका मतलब ये हुआ जो हम प्रॉफिट जो भी इस प्रोडक्शन प्रोसेस में आएगा उसमें किसका हिस्सा होगा? एंटरप्रेन्योर। जी क्लियर हुआ आपको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओनर घर से पैसे लेके आया 10 लाख रुपया, बताइए ये क्या है? ये कैपिटल नहीं है इकोनॉमिक्स में, ये मनी है बिल्कुल। कैपिटल तब होगा जब वो इससे कोई चीज खरीदेगा। अच्छा, अगर कंसेप्ट समझ आया आपको तो मुझे बताइए। आई कैप की बुक की एग्जांपल शेयर करते हैं। पहली एग्जांपल वो कहता है, फर्ज कीजिए कि हमने किसी पेंट करने वाले को बुलाया और उसे कहा भाई इस दीवार को, कॉलेज को पेंट कर दो। इसमें लैंड क्या शामिल है? जरा लैंड ढूंढे। ये तो कैपिटल है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेंट, जी नहीं, वो जो वर्कर है, जो पेंटर है, जो पेंट करने के लिए है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। चले मुझे ये बताइए कि लेबर कौन है इसमें?
हमने किसी कंपनी को फोन किया, हमने कहा भाई आप ऐसा कीजिए किसी पेंट करने वालों को भेज दें। उसके बाद कंपनीज होती है ना, जैसे आपने देखा सिक्योरिटी गार्ड्स भी जो है वो कंपनीज होती है रजिस्टर्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करते हैं। तो हमने किसी कंपनी को कहा भाई पेंट करने वाले को भेजो अच्छे से, उन्होंने एक बंदा भेज दिया, उसके पास अपना कोई डब्बा है, बुरश है वो, और पेंट करने के लिए आ गया वो। अब बताइए इसमें इजी एग्जांपल से लेबर कौन है भला? वो बंदा, और वो कंपनी जिसने उसको भेजा है एंटरप्रेन्योर। अच्छा, इसका जो सामान है बुरश और ये कैपिटल है, और जो इसका अब देखिए उसके पास बुरश है, और बुरश किससे बना? वो लकड़ी से बना, ठीक है। वो लकड़ी भी तो होती है उसमें, प्लास्टिक भी है, चलें। क्या इसमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज हुए? तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज हुए हैं वो क्या है? वो लैंड, ठीक है। अच्छा नहीं, और एग्जांपल से समझते हैं। कॉलेज की एग्जांपल तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, इसमें लैंड क्या, लेबर क्या, कैपिटल क्या, एंटरप्राइज क्या। अगली एग्जांपल सुने। फर्ज कीजिए कि हम एक पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री की एग्जांपल लेते हैं। पेंसिल बनाने वाली भैया, पेंसिल बना। अब मुझे ये बताइए कि इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल होगी, ग्रेफाइट इस्तेमाल होगी, वो सिक्का, ये क्या है? लैंड। और वो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं लेबर, और क्या ये हाथों से बना रहे होंगे लेबर या मशीनें इस्तेमाल हो रही होंगी? मशीनें क्या है? और वो जिसने सारी मशीनें भी इकट्ठी की और लकड़ी भी खरीदी और फिर वर्कर को भी इकट्ठा करके कहा ये काम करो, एंटरप्रेन्योर। फर्क नहीं, डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम भाई, क्लियर हो गया ये? लैंड क्या, लेबर। अच्छा एक और सुन लीजिए बात, मुझे बताइए ये सारे लोग फ्री में काम कर रहे होंगे क्या? कुछ ना कुछ रिवार्ड इनको मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ पैसे। अच्छा नहीं, दुआओं से काम नहीं चलता है इनका, दुआओं से भी चल सकता है वैसे अल्लाह ताला चाहे तो। बहरहाल लैंड को जो रिवार्ड मिलता है बदले में उसे कहते हैं रेंट। ये आपने सिर्फ टर्म्स याद कर लेनी है। लैंड के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन की, रेंट के बारे में नहीं कर रहे। रेंट के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे, रेंट इज ए रिवार्ड पेड टू लैंड। लेबर वेजेस क्या है? वेजेस इज ए रिवार्ड पेड टू लेबर। कैपिटल इंटरेस्ट। अब आप कहेंगे सर इंटरेस्ट तो पैसों भी मिलता है, मशीनरी पे कौन सा इंटरेस्ट मिलता है? लेकिन याद रखें इंटरेस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम। इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ हाँ एक ही चीज, क्या? इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड पेड टू कैपिटल। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट इज ए रिवार्ड पेड टू एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गई आपको? रिवार्ड्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गए? दो तीन कंसेप्ट्स और हैं, डिस्कस वो भी करते जाते हैं साथ ही साथ। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बर्डन तो नहीं माइंड पे? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है लेबर क्या, ये मैंने आपको रिवार्ड्स भी बता दिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्या है, और ये एग्जांपल्स भी बता दी, खास तौर पे दो एग्जांपल आई कैप वाली। अब आते हैं लेबर की तरफ। कहते हैं कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर होगी तो स्पेशलाइजेशन। अच्छा मुझे ये बताइए आपके कैफ के कितने सब्जेक्ट हैं? तो मुझे ये चाहिए कि मैं आपके सारे के सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊं। तो कैफ 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 जी। हाँ, तो आपके ख्याल में क्या ये सिचुएशन बेहतर है कि मैं हर सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ा, हर टास्क मैं ही अंजाम दूं? किसी में मैं एक्सपर्ट होऊंगा, किसी में नहीं होऊंगा, ठीक है। इस अच्छा, या नहीं पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, पेपर है क्या, भी बनाएगा। बताइए ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन है कि मुझे सिर्फ वही टास्क, पूरे कैफ को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्लासिफाई कर दें, डिवाइड कर दें, और फिर जो पर्सन जिस टास्क का स्पेशलिस्ट है उसे वही टास्क दिया जाए। जो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है उसे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट दिए जाए, जो थ्योरी का एक्सपर्ट है उसे थ्योरी के सब्जेक्ट। मुझे बताइए क्या बेहतर है? भाई यही बेहतर है ना? हाँ, तो सुन लें,
ये जो पूरे कंप्लीट टास्क को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करना है, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और फिर इसके बाद हर टास्क उस टास्क का स्पेशलिस्ट है उसको असाइन करना, हर टास्क सिर्फ उस बंदे को असाइन करना जो उसका स्पेशलिस्ट है, उसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन। अब बताइए डिवीजन और स्पेशलाइजेशन, डिवीजन है टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशलाइजेशन है वो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर को एंगेज करने के बाद। मुझे बताइए डिवीजन और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही वो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर जरूर होनी चाहिए। क्यों? इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये होता है, बजाय ये कि एक ही बंदा हर काम एवरेज तरीके से करे, बेहतर है कि जो जिस टास्क का स्पेशलिस्ट है उसे करे, इससे हमारी एवरेज कॉस्ट कम होगी। बताइए एग्री करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर से? स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए। वो कहते हैं क्या बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन के? कहता है टाइम कम लगता है। ठीक है, टाइम कम लगता है जी। एक ही काम, मुझे ये बताइए, एक ही बंदा है वो दरख्त को काटेगा भी, फिर उसके बाद उसके हिस्से भी करेगा, उसके बाद वो ग्रेफाइट को भी लेके आएगा, फिर उसके बाद उसको जोड़ेगा भी। ये ज्यादा बेहतर है कि दरख्त काटने के लिए अलहदा बंदा, ग्रेफाइट के लिए अलहदा बंदा, उनको जोड़ने के लिए अलहदा बंदा हो। ठीक है, और उसके ऊपर रबड़ भी तो लगता है, रबड़ लगाने वाला बंदा अलहदा हो। जब भाई यही तो डिवीजन स्पेशलाइजेशन है, वरना तो फिर सारे सब्जेक्ट मेरे से पढ़ लें अगर नहीं ज्यादा बंदे पसंद आपको तो। मुझे तो कोई इतराज नहीं। हाँ जी, तो टाइम कम होता है जी इसमें, स्पेशलाइजेशन में कम, एग्री करते हैं कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एवरेज कॉस्ट इन्वेंशन हो सकती है कि नहीं? क्योंकि एक बंदा जब एक्सपर्ट होता है तो उसको शॉर्टकट करने के तरीके याद करता है, सोचता रहता है कि इसी काम को शॉर्टकट वे में कैसे किया जा सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन समझ आई? डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा क्या है? एक एवरेज काम करने की बजाय वही बंदे जो कि डिवाइड कर दे टास्क, ताकि बेस्ट पर्सन जो है वो उस टास्क को कंप्लीट कर सके। कैपिटल, ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है कैपिटल का। आज का आखिरी कंसेप्ट ये है। कल क्या शुभ मुहूर्त है कोई? कल भी ये टेक्निकल ही रहेगा। नहीं, कल कौन सा इसने रातों रात आसान हो जाएगा ये? नहीं, अभी बता, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर वो पीछे जो पढ़ा वो भूल जाएगा? तो नहीं नहीं, मुझे लग रहा है यही कहना चाह रहे हैं। नहीं तो हम रिवीजन कर लेते हैं, ऐसा क्या मसला है? तो बताइए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? कौन कौन से? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का रिवार्ड क्या है? रेंट के रेंट नहीं, फिर क्या रेंट? लैंड का, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बताइए लैंड से मुराद क्या है? गॉड मेड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल दीजिए। सरफेस ऑफ द लैंड और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज यानी एयर एंड वाटर, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल क्या है? वुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, विंड पावर, टाइडल पावर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल क्या है? मुझे नहीं समझ आई। नॉन रिन्यूएबल, ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज। कैपिटल से क्या मुराद है? फिजिकल गुड्स, मैन मेड, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होंगी। एग्जांपल्स क्या हैं? बिल्डिंग और मशीनरी। अच्छा, रेल, ये क्या है? ट्रेन है? नहीं, ये लैंड में शामिल है या कैपिटल में? कैपिटल में शामिल है। ठीक है जी जी बिल्कुल। लेबर से क्या मुराद है? ह्यूमन टाइम। क्या मैं लेबर में शामिल हूं? इकोनॉमिक्स में जो मुझे सैलरी मिलती है आप उसे क्या कहेंगे इकोनॉमिक्स लैंग्वेज? वेजेस। बिल्कुल। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं? स्पेशलाइजेशन के क्या फायदे हैं? टाइम कम होगा, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, एवरेज कॉस्ट कम होगी, इनोवेशन, नई नई चीजें इजाद करते रहेंगे।
हाँ बस इतनी सी बात है, कोई तो अब ये आ रही कहता है कैपिटल। अच्छा कैपिटल से मुराद क्या है? बैंक में जो बैलेंस है वो नहीं, कैपिटल से मुराद है जो मैन मेड गुड्स हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मुराद है? कैपिटल फॉर्मेशन से मुराद है कि मैन मेड गुड्स की क्वांटिटी में इजाफा हो। पाकिस्तान में अगर करेंसी नोटों की तादाद में इजाफा हो जाए इसे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। फैक्ट्रीज की तादाद में इजाफा हो जाए, मशीनरीज की तादाद में इजाफा हो जाए, इसे कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन होती कैसे है? 3 स्टेजेस हैं, क्रिएशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। कितनी स्टेजेस हैं कैपिटल फॉर्मेशन की? कौन कौन से? अच्छा मुझे ये बताइए कि मशीनरी, फर्स्ट की बिल्डिंग की या मशीनरी, कोई एक एग्जांपल ले ले, मशीनरी की एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्डिंग की ले ले एग्जांपल। भाई दोनों, एक इन्वेस्टर है जिसने बिल्डिंग और मशीनरी दोनों बनानी है, उसके लिए उसे चाहिए पैसे, उसके पास पैसे नहीं है, ये एक साइड पे बैठा है। दूसरी तरफ एक बंदा है इंडिविजुअल, फर्ज कीजिए एवरेज इंडिविजुअल है पाकिस्तान का, वो डेली कुछ पैसे कमाता है, फर्ज कीजिए 1000 रुपया। आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो एवरेज सिटीजन है जो एक दिन में 1000 रुपया कमाता है एवरेज, क्या वो 1000 का 1000 रुपया खर्च कर लेता है कि ज्यादा खर्च करता है? कम खर्च करता है। वो कम हो सकता है 900 करे, हो सकता है 800 700 से, इसमें हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन ऑन एवरेज ज्यादातर बचाते हैं कुछ ना कुछ, मुख्तलिफ मकासद होते हैं, बुरे वक्त में काम आएगा या जो भी है, तो कुछ ना कुछ सेविंग करता है। अब उसको पाकिस्तान की एक बंदे की अगर 1000 रुपया एक दिन की सेविंग है या 100 रुपया सेविंग है, 200 रुपया सेविंग है, इमेजिन कीजिए पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट काफी ज्यादा आ जाएगी। अब अगर ये बंदा सेविंग कर रहा है, पहली स्टेज, इसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ सेविंग। इंडिविजुअल अगर जो कुछ कमाते हैं उनमें से कुछ खर्च कर ले और कुछ बचा ले, तो जो बचाते हैं इसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? क्रिएशन ऑफ सेविंग। ये हमारे मुल्कों में तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो जमीन में गड़ा खोद के दबा देते हैं, उसमें घर में कहीं वो तकिए के नीचे रख देंगे, ऊपर बर्तन में रख देंगे, शेल्फ पे रख देंगे, सेविंग हो रही है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनमें ये लोग क्या करते हैं भला? बैंक में रखते हैं। शाबाश, इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेविंग मोबिलाइज हुई, मोबिलिटी हुई, मूव हुई, कहां से कहां तक? इंडिविजुअल से, हाँ बैंक से बैंक नहीं, इंडिविजुअल से बैंक तक, बैंक से, हाँ घर से बैंक तक, ठीक है, घर से बैंक, मोबिलाइज, इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। याद रखिए ये मोबिलाइजेशन जो है ये पैसे इंडिविजुअल से गए किसी बैंक के पास, और अब वो जो इन्वेस्टर बैठा हुआ था उसको पैसे चाहिए, वो बैंक से पैसे लेगा और मशीनरी या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाएगा। ठीक है, मशीनरी, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। ये जो तीसरा फेज है, पहले फेज में इंडिविजुअल ने सेविंग की, दूसरे में वो उसने पैसे ला के बैंक में जमा करवाए, तीसरे में इन्वेस्टर ने पैसे बैंक से लेके चीजें खरीदी, कंस्ट्रक्ट करवाई। 3 फेजेस हैं कैपिटल फॉर्मेशन के। अब देखें, जब उस इन्वेस्टर ने बिल्डिंग या मशीनरी कंस्ट्रक्ट की, क्या मुल्क में कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ी? क्या हम इसे कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे? तो बिल्कुल, कैपिटल फॉर्मेशन की कितने फेजेस हुए, कितनी स्टेज? 3। कौन कौन से? क्रिएशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। क्रिएशन ऑफ सेविंग कौन करता है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कौन करता है? बैंक्स या कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इसलिए नाम देते हैं हम
क्योंकि पैसे जरूरी नहीं, एक बंदे से, इंडिविजुअल से इन्वेस्टर तक पैसे जरूरी नहीं बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर हो, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें कंपनीज जो है वो अपने शेयर बेच के पैसे इकट्ठे करती हैं। इसलिए हमने बजाय ये कि कोई एक बैंकिंग सिस्टम कह लें या एक्सचेंज सिस्टम कह लें, हमने टर्म क्या इजाद की, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में याद रखें स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाती है, बैंक भी आ जाते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन की कितनी स्टेजेस हुए, कौन कौन से? क्रिएशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। क्रिएशन ऑफ सेविंग कौन करेगा, मोबिलाइजेशन सेविंग कौन करेगा, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट। और इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब ये कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते, अब मैं आपको ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ इसको नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स की बेस बना रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सेविंग को बढ़ाना चाहिए, हमें कैपिटल मार्केट को इफेक्टिव करना चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये बात समझ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेविंग को अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो हमारे कहने से तो सेविंग नहीं बढ़ेगी, हमें कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगे, हमें कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी सेविंग को इंक्रीज करने के लिए, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी कैपिटल मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। वो क्या है अभी हम नहीं पढ़े, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे सेविंग किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, वो उधर पढ़ेंगे, अभी मैं कुछ नहीं कर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जा सकती है, सेविंग भी पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी पढ़ेंगे, और कैपिटल मार्केट क्या है, कितने तरीकों से पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ेंगे। तो कैपिटल फॉर्मेशन हमारा यूं समझ लीजिए ऐसा कंसेप्ट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, यहां अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन में छलांग लगाएं तो दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से निकलेंगे, उसके कंसेप्ट नजर आएंगे। लेकिन अभी उधर नहीं जाना, अभी वापस आ जाएं, अभी सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बताइए कैपिटल फॉर्मेशन समझ आ गया क्या है, स्टेजेस भी क्लियर हो गई। चलिए कुछ फैक्टर डिस्कस कर ले जिनसे सेविंग इंक्रीज होती है या जिनसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। चलिए मैं देखें, ये आपने मेरी बात मानी ना तो मैं भी आपकी बात मान, ठीक है, ये कर। लेकिन करना क्या पड़ेगा फिर आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि आपने घर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 का एक एक लफ्ज पढ़ना है। कंसेप्ट नहीं, अब फैसला हो गया है। नहीं, अब आपने एक एक लफ्ज जी, हाँ जी, अग्नि को साक्षी मैं तुम्हारे फेरे लगवा रहा हूँ इधर। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।